हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 9 के 9.5 तलपट बनाने की विधि। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है, पहले हम थ्योरी को देख लेंगे, है ना। उसके बाद तलपट का निर्माण देखेंगे, ठीक है, कि तलपट के निर्माण के लिए जो चार्ट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो चलो पहले हम तलपट बनाने की विधि को देख लेते हैं। तो देखो, तलपट बनाने की विधि में दो यहाँ पे क्या बताया गया है, योग विधि, और एक बताया गया है समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा, ठीक है। तो दो हो गया ना, और एक और है यहाँ पे तीसरा, देखो, शेष विधि, और चौथा है योग व शेष विधि। मतलब चार प्रकार यहाँ पे बताया गया है तलपट बनाने की विधि के लिए। अब ये चार प्रकार के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, योग विधि को देख लेते हैं। तो देखो, पहला योग विधि है। योग विधि क्या कहता है? इस विधि के अनुसार खाता बही के प्रत्येक खाते का योग लगाया जाता है। नाम से स्पष्ट है, योग मतलब जोड़ना, है ना। तो योग लगाया जाता है। खातों का योग तलपट में खातों का नाम लिखकर उसके सामने विकलन राशि स्तंभ में विकलन पक्ष का योग व समाकलन स्तंभ में समाकलन खातों के समाकलन पक्ष का योग, ठीक है। एक है डेबिट पक्ष, एक क्रेडिट पक्ष, वही है समाकलन विकलन, है ना। तो दोनों पक्षों की योग, समस्त खातों के दोनों पक्षों का योग तलपट में लिखने के पश्चात तलपट के विकलन व समाकलन पक्ष का योग लगाया जाता है जो समान होता है। मतलब दोनों पक्षों का योग क्या होगा? समान होगा। इसके बाद देखो, योग विधि के गुण। योग विधि के अंदर कुछ गुण भी बताया गया है ना। तो पहला क्या है? पहला है त्रुटियों की कम संभावना। मतलब त्रुटि जो है इससे क्या होगा? कम होने के चांसेस है। दूसरा है शुद्धता की जांच। अब शुद्धता की जांच कैसे होगा? जो पंजी होता है उस पंजी को क्या करना है? विधि के द्वारा यह पता चल जाता है कि पंजी या प्रपंजी और तलपट बनाने में कोई गणितीय अशुद्धि तो नहीं हुई है ना। तो इस प्रकार से शुद्धता की जांच किया जाता है। तीसरा है सरलता। यह विधि अत्यंत सरल है क्योंकि शेष आदि नहीं निकाला जाता, केवल खातों के योग ही लिखे जाते हैं। योग विधि के दोष देख लेते हैं, ठीक है। योग विधि के दोष, इसके दोष भी है, तो कौन कौन से हैं? तो देखो, एक है श्रम का अपव्यय है और दूसरा है समय का अपव्यय है। तो पहले हम श्रम का अपव्यय देख लेते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि तलपट बनाने में श्रम शक्ति लगता है। दूसरा है समय का अपव्यय। श्रम तथा समय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, अर्थात श्रम अधिक लगेगा तो स्वाभाविक है समय भी अधिक खर्च होगा। इसके बाद दूसरा पे आते हैं ना। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए तलपट बनाना। तो इसके अंदर कौन सा टॉपिक दिया है देखते हैं, ठीक है। समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए तलपट बनाना। तो देखो, इस विधि में जिन खातों के विकलन और समाकलन पक्ष के योग एक समान होते हैं उन खातों को तलपट में नहीं रखा जाता है। इससे पहले वाले में योग विधि में रखा जाता था ना, लेकिन समान योग वाले में नहीं रखना है। जिसके खाते मतलब समाकलन और मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या है? बराबर, उसको नहीं रखना है। जिस प्रकार योग विधि के अनुसार यह किया जाता है ना, ये तो मैंने बता दी, चलो इसको छोड़ो, अब आगे बढ़ो। गुण को देखते हैं। समान योग वाले खातों को छोड़कर समान योग वाले खातों को छोड़ देने से कार्य कम हो जाता है। दूसरा है तलपट थोड़े स्थान पर ही बनाया जा सकता है। तीसरा है योग विधि से तलपट बनाने पर जो लाभ प्राप्त होते हैं वे लाभ इस विधि से भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद दोष देखो, तलपट का योग जनरल के योग से नहीं मिल पाता है, अतः जनरल की शुद्धता की जांच इस विधि से संभव नहीं है। यह विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है और ये सभी दोष इस विधि में भी होते हैं जो योग विधि के हैं। तीसरा देखो, शेष विधि। शेष विधि का मतलब क्या है? जो बच गया है ना। जैसे शेष विधि का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, जो बच गया। जैसे दोनों डेबिट और क्रेडिट पक्ष को देखते थे तो जो बराबर नहीं होता था तो क्या करते थे? शेष लाया गया ले जाया गया लगाते थे ना। तो ये वही है शेष विधि। इस विधि के अनुसार खातों का योग नहीं लिया जाता है, वरन खाते का शेष निकालकर विकलन शेष के विकलन पक्ष में तथा समाकलन शेष को समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। देखो, जिस साइड ज़्यादा होता है तो उस साइड के अपोजिट साइड में लिखा जाता है ना।
आपको ये पता होगा, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता। इस आधार पर भी तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाना चाहिए, अन्यथा त्रुटि मानी जाएगी। तो मिलान करने के लिए क्या करते हैं, जो शेष आता है ना उसको ही हम क्या करते हैं, उसके साथ ऐड करके दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं। अगर बराबर नहीं हो पाता है तो ये क्या होगा, त्रुटि माना जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब इसके शेष विधि के गुण देख लेते हैं। अंतिम खाते बनाने में सहायक, इस प्रणाली से अंतिम खाते बनाने में सहायक मिलती है, क्योंकि यह प्रणाली अंतिम खाते हेतु तैयार सामग्री का कार्य करती है। दूसरा है छोटा आकार। इस विधि में समान खातों या जिन खातों का शेष नहीं बचता है उनकी राशि इसमें नहीं लिखी जाती है, इसलिए इसका आकार छोटा होता है। अशुद्धि की कम संभावना है। इस प्रणाली का आकार छोटा होने के कारण तथा राशियों के शेष के कारण इसका योग लगाने में सुविधा होती है, फलतः अशुद्धि कम होती है। अब शेष विधि के दोष देख लेते हैं। ठीक है, शेष विधि के दोष क्या क्या हैं। पहला है अशुद्धि का पता लगाना कठिन, और दूसरा है शुद्धता की जांच में कठिनाइयाँ। दो दिया हुआ है, चलो इसके अंदर जो टॉपिक दिए उनको भी पढ़ के देख लेते हैं। तो अशुद्धि का पता लगाना कठिन होता है। इस प्रणाली से तलपट बनाने में अशुद्धि का पता लगाना कठिन होता है। और दूसरे यहाँ पे दूसरा क्या है, पंजी या प्रपंजी फिर तलपट बनाने में अशुद्धि का हो जाना सामान्य बात है, अतः ये अशुद्धियाँ इस प्रणाली से सामान्यतः ज्ञात नहीं हो पाती। अगला देखो, योग एवं शेष विधि, है ना, दोनों इस बार दिया गया है, योग एवं शेष विधि। यह विधि पहली एवं दूसरी विधि का मिश्रण है। इस विधि में योग विधि व शेष विधि दोनों के आधार पर विकलन या समाकलन राशि के दो दो स्तंभ रखे जाते हैं। पहले योग विधि के आधार पर विकलन व समाकलन राशि के दो स्तंभ रखे जाते हैं, जिसमें क्रमशः खाते का विकलन व समाकलन योग लिखा जाता है। इसके बाद शेष विधि के आधार पर विकलन व समाकलन राशि के स्तंभ रखे जाते हैं, जिनमें खाते का विकलन व समाकलन शेष लिखा जाता है। इसके बाद गुण देखो। पूर्व ज्ञान। इस विधि को सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि योग व शेष विधि को अलग अलग समझकर पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, समय व श्रम की बचत। इस विधि में श्रम व समय दोनों की बचत होती है। तो इस तरीके से गुण हो गया। अब दोष देख लेते हैं। तो दोष देखो, दोष में यहाँ भी दो टॉपिक दिया है, 4 कॉलमों के योग लगाना। तो योग व शेष विधि दोनों में परिणाम ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसमें 4 कॉलमों में योग लगाया जाता है। इसके बाद है सावधानी। इस विधि में अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, थोड़ी सी चूक गलत परिणामों को प्रदान कर सकती है। इसके बाद देखो 9.6 पे आते हैं, तलपट का निर्माण। तलपट का निर्माण कैसे करना है, तो देखो इसके लिए प्रारूप दिया हुआ है, इस प्रारूप को देखो। तलपट दिनांक को, है ना, यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि, दोनों राशि दिया हुआ है। तो विकलन और समाकलन राशि 4 नियमों के आधार पर ही इसमें काम होगा, है ना। हर एक नियम के बारे में आपको पता होगा। पहला नियम क्या कहता है, योग विधि। योग विधि में ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, समाकलन और विकलन दोनों बराबर होंगे। लेकिन जैसे ही आप योग विधि के बाद दूसरा विधि में आओगे ना, तो दूसरा विधि में क्या रहेगा, सेकंड विधि में ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। याद रखना, ये दोनों बराबर नहीं। अगर ये 1000 है तो ये 500 होगा, तभी सेकंड नियम लागू होगा। थर्ड नियम क्या है, थर्ड नियम आपका शेष वाला है। शेष नियम क्या कहता है, अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, देखो जैसे ये 1000, ये 500 है, तो 500 शेष को भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शेष कह के। तब क्या होगा, दोनों साइड बराबर होगी, ये 1000 हो गया, ये भी 1000 हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो है योग और शेष दोनों नियम को एक साथ फॉलो करेगा ये तलपट का निर्माण में, है ना। तो 4 नियमों के आधार पर ये बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये पढ़ने लायक तो नहीं है, आपको पता है कि विवरण में क्या लिखा जाता है ना। चलो एक बार पढ़ के और बता देता हूँ विवरण। तलपट के प्रथम स्तंभ में खातों का नाम लिखा जाता है। दूसरा है खाता पृष्ठांक, है ना, जो लेजर फोलियो कहते हैं वो है। इस स्तंभ में खाता बही की पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, जिस पर संबंधित खाता बना होता है। तीसरा है विकलन राशि।
इस स्तंभ में खाते का विकलन योग अथवा विकलन शेष की राशि लिखी जाती है, समाकलन राशि। इस स्तंभ में खाते का समाकलन योग अथवा समाकलन शेष की राशि लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो बचा टॉपिक है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।